नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को सॉल्व भी कर चुके थे। एक्चुअली हमारा सेकेंड पेपर रह गया था। ये वीडियो भी आपको बहुत पहले ही मिल जाती, बट अनफॉर्चुनेटली हम बीमार हो गए थे तो ये वीडियो नहीं बना सके। उसके लिए हम बेहद माफी चाहते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पेपर को। न केवल सॉल्व करेंगे, इसमें जो एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन होंगे उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में क्यूरेर शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, क्यूरेर शब्द का क्या अर्थ होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम को हम अंग्रेजी में क्यूरिकुलम कहते हैं और क्यूरिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेर या क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, दौड़ का क्षेत्र। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की परिभाषाओं से। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये मुनरो की परिभाषा है, जिसमें कि पाठ्यक्रम को व्यापक स्वरूप को दर्शाती है। पाठ्यक्रम के दो स्वरूप होते हैं, एक तो पाठ्यक्रम का संकुचित स्वरूप, एक व्यापक स्वरूप। संकुचित स्वरूप में हम सिंपली बात करते हैं जो हमें विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, लेकिन पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप में वे सभी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी सम्मिलित हो जाती हैं पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संरचना का आधार है। ठीक है, पाठ्यक्रम किस किस पर डिपेंड करता है? तो पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करता है, दार्शनिक दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करता है, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र है। ठीक है, चारित्रिक विकास, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, मूल्यांकन में सरलता, ये सभी पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आते हैं। इसमें भी हमारा सिंपली डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की प्रकृति। ठीक है, पाठ्यक्रम बहुत प्रकृति का होता है, छात्र केंद्रित, यानी कि छात्र को फोकस में रखकर जब पाठ्यक्रम बनाया जाए तो वो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम भी होता है। ठीक है, अनुभव केंद्रित भी होता है, जो अनुभव पर आधारित हो। इसीलिए इसमें भी हमारा डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक हैं। ठीक है, इसके लेखक हैं हार्सफोर्ड, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व हैं, अधिगम, शिक्षक, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी हमारा डी ऑप्शन राइट है। पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व अधिगम भी है। ठीक है, लर्निंग, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये सभी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम आधारित है परीक्षा प्रणाली पर, खेल पर, स्कूल पाठन पर, प्रिंटिंग पर। तो देखो, प्रिंटिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, स्कूल पाठन पर भी नहीं। जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, परीक्षा प्रणाली पर पाठ्यक्रम आधारित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। ठीक है, जो विषय को फोकस में रखकर बनाया जाए, यानी कि पुस्तक को केंद्र में फोकस रखकर। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, खेल द्वारा शिक्षा किसकी विधि है? ठीक है, तो बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए, मॉन्टेसरी मेथड से। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट है, ये फ्रोवेल ने दी थी। ठीक है, जो आपकी मॉन्टेसरी विधि है वो फ्रोवेल ने दी थी, जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन किस सन में आया है? अब देखो, ये आपका फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर में कैसे आ गया? कोठारी कमीशन ने करिकुलम के संबंध में कहा है। ठीक है, पाठ्यक्रम के संबंध में भी बताया है, इसीलिए ये सेकेंड पेपर में भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाते हैं फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन। ठीक है, कोठारी कमीशन किस सन में आया था? तो हमें पता है कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक रहा। किस सन में आया? तो 1964 में, जो कि आपका 14 जुलाई 1964 को बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विषय के पद हैं, मूल्यांकन, छात्र, उद्देश्य विधियां या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम विषय के पद क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा डी जो है, ए ऑप्शन राइट है, मूल्यांकन। जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वो पाठ्यक्रम के 4 घटक होते हैं। ठीक है, पहला होता है विषय वस्तु, दूसरा होता है
पहला होता है लक्ष्य, दूसरा होता है विषय वस्तु, ठीक है, तीसरा होता है अधिगमकर्ता के अनुभव और चौथा होता है मूल्यांकन। तो इसमें हमसे पूछा गया है पाठ्यक्रम विषय के पद हैं, तो हमारा मूल्यांकन वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बंद प्रणाली है, ठीक है, बंद प्रणाली का मतलब क्या होता है, छात्र का जो ज्ञान है वो उसी में बना रहे, ठीक है। तो एक बंद प्रणाली एक फंदे के समान है, एक यांत्रिक, एक आत्मनिर्भर है। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, ठीक है, नीचे दिए गए यानी कि जो नीचे दिए गए हैं मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, मुक्त प्रणाली से संबंधित कुछ गुण दिए गए हैं। तो अंतःक्रिया, पृष्ठपोषण या उपरोक्त सभी, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देखा करो। इन बिलो सम मेरिट्स इन प्रेजेंट इन ओपन सिस्टम, जो हमारी मुक्त शिक्षा होती है उसमें कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल उसमें इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है, अंतःक्रिया भी होती है और फीडबैक भी होता है। इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है कि दोनों इसमें गुण उपस्थित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संप्रेषण नियंत्रण के आधार, संप्रेषण नियंत्रण के, ठीक है, आधार मूल तत्व हैं अदा, प्रदा, संसाधक या उपरोक्त सभी। अब देखो इसको आप इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ठीक है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें इनपुट भी चाहिए, ठीक है, हम आउटपुट भी देते हैं और प्रोसेसिंग तो होती ही है, ठीक है, अंतःक्रिया तो होती ही है। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है पृष्ठपोषण के प्रकार हैं, ठीक है। आपका फीडबैक किस किस तरह का होता है, तो फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कौन सा होता है, जो मोटिवेट करे, और निगेटिव होता है जो डिमोटिवेट करे। जैसे आप वीडियो पर अच्छे कमेंट करते हैं हमारे, तो वो हमें एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। बुरे कमेंट करते हैं तो वो निगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने सिद्ध किया है, तो ये बीएस ब्लूम ने कहा है कि शिक्षा त्रिपदी प्रक्रिया है जिसमें 3 पद होते हैं, ठीक है, 3 ध्रुव होते हैं एक तरह से, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पाठ्यक्रम संरचना का आधार है, ठीक है, पाठ्यक्रम की संरचना किस किस पर निर्भर करती है, ठीक है, तो दर्शन शास्त्र पर भी निर्भर करती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सभी पर निर्भर करती है, समाज शास्त्र, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। पाठ्यक्रम विकास आधारित है प्रयोगात्मक शिक्षा पर, शिक्षा प्रक्रिया पर, या शिक्षा के इतिहास पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो उपरोक्त सभी वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, और शिक्षा के इतिहास पर भी पाठ्यक्रम विकास निर्भर करता है लेकिन थोड़ा निर्भर करता है। तो इसमें हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम विकास शिक्षा प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कैसी शिक्षा प्रक्रिया होगी उसी तरह के पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। अब हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद प्रबंधन का लक्ष्य है नियंत्रण, विकास, निरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन के ये सभी लक्ष्य होते हैं, नियंत्रण करना, ठीक है, विकास करना, निरीक्षण करना, इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो अनुशासन के 4 प्रकार बताए गए हैं। वो आपके कौन कौन से हैं, आत्म अनुशासन, प्रभावी अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन और दंडात्मक अनुशासन। आत्म अनुशासन यानी कि बच्चा अपने आप में ही अनुशासित बना रहा है, ठीक है। प्रभावी अनुशासन का मतलब क्या है कि टीचर का प्रभाव इतना अच्छा हो कि बच्चे को अनुशासन में रखने की जरूरत ही ना पड़े। और तीसरा होता है मुक्तात्मक अनुशासन, जो कि आपके प्रकृतिवाद ने सपोर्ट किया है कि बच्चे को खुला छोड़ दो, ठीक है, प्रकृति उसकी शिक्षिका है, वो ही उसको सिखाएगी। और चौथा आता है दंडात्मक अनुशासन, ठीक है, दमनात्मक अनुशासन भी इसको हम कहते हैं, जिसमें बच्चे को दंड के माध्यम जो है दंड दिया जाए एक्चुअली। तो दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन 4 प्रकार के होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन की प्रकृति। तो प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है, पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो पाया है कि प्रबंधन कला है या विज्ञान, इसीलिए हम प्रबंधन की प्रकृति मानते हैं कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। शिक्षा संस्थापक से क्या अभिप्राय है, तो एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन हिंदी में गलत है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से आपका क्या मतलब है, शिक्षा संस्थापक से नहीं, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है।
तो शिक्षा से शरीर का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन या व्यवहार का परिवर्तन। तो शिक्षा से शरीर में तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज शिक्षा प्राप्त कर ली तो आज हम 5 फुट के हैं, कल 10 फुट के हो जाएंगे। ठीक है, तो शरीर परिवर्तन से शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। मन का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, इनसे भी हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है व्यवहार का परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है और शिक्षा में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। बेस्ट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, मंदिरों में दी जाने वाली शिक्षा, परिवार से प्राप्त शिक्षा, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, चलचित्रों के अध्ययन से प्राप्त शिक्षा। तो शिक्षा के 3 स्वरूप होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो औपचारिक शिक्षा जो आपकी विद्यालयों में दी जाए सिंपली, और जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा दोनों के बीच में होती है, यानी कि जो विद्यालयों में भी नहीं दी जाती है और जिसको हम कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो सिंपली हमारा औपचारिक शिक्षा से मतलब होता है जो विद्यालय में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज किसने की थी? तो ये BR जुगाइस ने की थी, इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान किसका है? ठीक है, तो जॉन डी वी किलपैट्रिक, ये इन दोनों का है, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आगमन प्रतिमान विकसित किया गया है BS ब्लूम द्वारा, हिल्दा ताबा द्वारा, सरन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिल्दा ताबा ने जो जमीनी प्रतिमान दिया था वो आपका आगमन मेथड पर आधारित था। ठीक है, आगमन विधि पर आधारित था, इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है, हिल्दा ताबा द्वारा। ठीक है, जो हिल्दा ताबा द्वारा जमीनी प्रतिमान दिया गया है वो आगमन विधि पर आधारित है, इसीलिए इसको हम आगमन प्रतिमान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया है गांधी जी द्वारा, BF स्किनर द्वारा, रॉबर्ट ग्लेसलर द्वारा या गार्डन द्वारा। तो ये रॉबर्ट ग्लेसलर द्वारा जो है विकसित किया गया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सूझ प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है प्लेटो द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया है। विकासात्मक प्रतिमान किसने विकसित किया था? जीन पियाजे ने, प्लेटो ने, जॉन डेवी ने या आसवेल ने? तो ये जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया था विकासात्मक प्रतिमान। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण किस किस पर एक तरह से डिपेंड करता है? मूल्यांकन प्रणाली पर, शिक्षा प्रणाली पर, शिक्षा के उद्देश्यों पर, इन सभी पर डिपेंड करता है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण प्रतिमान क्या है? अनुदेशन की रूपरेखा, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण प्रतिमान, प्रतिमान से हमारा क्या मतलब होता है? ठीक है, किसी वस्तु या क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक स्वरूप जो उसकी वास्तविक रूपरेखा के बारे में हमें बताए। ठीक है, एक तरह से मॉडल, प्रतिमान को अंग्रेजी में हम कहते हैं तो मॉडल, जो हमें वास्तविक रूपरेखा के बारे में बताए। हमसे पूछा गया है शिक्षण प्रतिमान क्या है। ठीक है, तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाना, शिक्षण प्रतिमान से हमारा मतलब होता है अनुदेशन की रूपरेखा, जिससे हम इंस्ट्रक्शन एक तरह से दे सकें। ठीक है, शिक्षण प्रविधि जो है, शिक्षण विधि से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है समस्यात्मक बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, औसत से निम्न बालकों के लिए? देखो सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें हमें सबसे बेस्ट चूज करना होता है जब सभी ऑप्शन सही हों। ठीक है, तो मूल्यांकन का प्रयोग सभी बालकों के लिए किया जाता है, इसमें आपके समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली, औसत से निम्न सभी बालक आ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद 35, प्रणाली उपागम है, एक शिक्षा में नई विधि है, प्रविधि है, नियम है या उपरोक्त सभी है? तो प्रणाली उपागम एक प्रविधि है। ठीक है, प्रविधि क्या होती है? विधि की सहायक क्रिया को हम प्रविधि कहते हैं सिंपली, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो ये आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। ठीक है, किसी बुक में आपका संप्रेषण के 3 स्तर दिए गए हैं तो किसी में
4 स्तर दिए गए हैं और इसमें आपका आंसर की में 3 ऑप्शन सही है, लेकिन जो हमारे पास बुक है उसमें उपयोगिता के आधार पर संप्रेषण के 4 स्तर बताए गए हैं, जिसमें जो सबसे पहला स्तर है वो कक्षा के स्तर पर, ठीक है। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण यानी कि जो छात्र छात्र के बीच में भी होता है, छात्र और शिक्षक के बीच में भी होता है। दूसरा आता है विद्यालय स्तर पर, यानी कि जो शिक्षक और शिक्षक प्रधानाचार्य के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी संप्रेषण होता है। तीसरा स्तर आता है प्रबंध स्तर पर, यानी कि जो आपका शिक्षक और प्रधानाचार्य के मध्य में हो, ठीक है, प्रधानाचार्य और प्रबंधक के मध्य में हो, ठीक है। एक्चुअली प्रधानाचार्य और प्रबंधक के मध्य में होता है। तीसरा वो होता है प्रबंध स्तर का संप्रेषण। और लास्ट है प्रशासनिक स्तर का, जो आपका प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वो होता है प्रशासनिक स्तर का, ठीक है। तो इसमें आप जो है देख लेना कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। उपयोगिता के अनुसार पर संप्रेषण को 3 स्तरों में भी बांटा गया है, 4 स्तरों में भी बांटा गया है। ये जो है आपकी बुकों में डिफरेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक है। दंडात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, जो कि बच्चे को दंड देने पर जोर देता है, तो इसकी किसने किसने आलोचना की है? तो पेस्टोलॉजी, रूसो, डीबी, इन सभी ने दंडात्मक अनुशासन की आलोचना की है। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल दिया गया है, ठीक है। प्रयोगवाद का मतलब क्या है? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद, फलवाद, उपयोगितावाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपको ये समझना है कि आपके क्वेश्चन जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, ठीक है, यथार्थवाद, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम का विकास दार्शनिक विचारधाराओं पर भी डिपेंड करता है। इनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल दिया जाता है किस पर? उपयोगिता पर, विचारों पर, आध्यात्मिक मूल्यों पर या प्रकृति पर। तो प्रकृति पर बल देता है प्रकृतिवाद, विचारों और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है आपका आदर्शवाद। लेकिन जो प्रयोजनवाद है, प्रयोगवाद है, ठीक है, वो उपयोगिता पर बल देता है। जो चीज उपयोगी है, ठीक है, वही सत्य है, ठीक है। इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, शिक्षा, यानी कि शिक्षा को हम अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। जहाँ पर ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने का कार्य करती है शिक्षा। तो हमसे सिंपली पूछा गया है कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है? ठीक है, टीवी, कंप्यूटर, नाटक, फैक्स। तो आपकी टीवी, कंप्यूटर, फैक्स ये तो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन नाटक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, ठीक है, हमसे नहीं है पूछा गया है। तो सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या कितनी है? ठीक है, 2, 3, 4 या 5। तो पाठ्यक्रम निर्धारक के रूप में हमारे संविधान में 4 आदर्श बताए गए हैं, समाजवाद, न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? विचार, सामाजिक संबंध, अनुभव या वस्तुनिष्ठ जगत। तो यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म, वो ये कहता है जो चीज़ रियल में है, जो चीज़ यथार्थ में है वही सत्य है, जो चीज़ हम अनुभव करते हैं, ठीक है। इसीलिए यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य है अनुभव, जो चीज़ हमारे सामने है, जिसका हम अनुभव कर सकें वही सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के ये सभी उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना, क्रियात्मक विकास करना। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार हैं 4, 6, 5 या 3। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 प्रकार हैं, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, संप्रेषण है एक द्विमार्गी प्रक्रिया, त्रिमार्गी प्रक्रिया, 4 मार्गी प्रक्रिया या 5 मार्गी प्रक्रिया। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन आपकी द्विमार्गी प्रक्रिया है, ठीक है। द्विमार्गी यानी कि जिसमें 2 लोग हों और आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। एक तो आपका बोलने वाला होना चाहिए और एक सुनने वाला होना चाहिए, लेकिन संप्रेषण के घटक 3 होते हैं, ठीक है।
मतलब एक आपका बोलने वाला हो, एक सुनने वाला हो, लेकिन बीच में कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए। इसीलिए संप्रेषण के घटक 3 होते हैं और संप्रेषण आपकी द्विमार्गी प्रक्रिया है, जो कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, या यूएसए? तो सर्वप्रथम सबसे पहले फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ था फ्रांस में। और किसने किया था? प्रोफेसर ग्राफिन द्वारा किया गया था। इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए या जर्मनी में? तो सूचना विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में किया गया था। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के स्तर कितने हैं? ठीक है, तो संप्रेषण के स्तर हमसे पूछे गए हैं। शैक्षिक प्रशासन में 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है प्रशासनिक स्तर, ठीक है, दूसरा होता है प्रबंध स्तर का संप्रेषण और तीसरा होता है विद्यालय स्तर का जो है संप्रेषण। ठीक है, तो 3 जो है स्तर पाए जाती हैं। ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नांकित में से कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है? प्रोजेक्टर, रामलीला, सीडी या फिल्म? जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है हमसे पूछा गया है, तो जो आपका जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है रामलीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं। ठीक है, प्रेषक एवं माध्यम, संदेश एवं प्रापक, प्रपुति जो है प्रतिपुष्टि या उपरोक्त सभी। जब आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो आपको उसको इंग्लिश में जरूर देख लेना है। ठीक है, जैसे प्रापक लिया गया है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रेषक एवं माध्यम जो है, माध्यम यानी कि सेंडर और मीडिया, मैसेज एंड रिसीवर, फीडबैक, ये सभी जो है संप्रेषण में घटक होती हैं। आपका मैसेज भेजने वाला होना चाहिए और मैसेज रिसीव करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए और इनके बीच में जो है कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं दिया जाएगा तब तक आपका संप्रेषण पूरा नहीं होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के ये सभी घटक हैं, इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। www का पूरा अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो भी हम वेबसाइट में शुरुआत में देखते हैं कि www. तो इसमें 3 W का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। इसके बाद आईसीटी क्या है? ठीक है, आईसीटी की हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो आईसीटी जो है इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध क्या है? ठीक है, संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो आर्थिक बाधा, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, शिक्षकों में रुचि का अभाव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सही सभी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आर्थिक बाधाएं भी आती हैं। ठीक है, जब आपका सपोज उनके में रिचार्ज नहीं है तो आप कैसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे? ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव भी हो सकता है, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, रुचि भी, शिक्षकों में रुचि नहीं है तब भी कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सिंपली राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम जो है, वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत में इसका अर्थ होता है कि पूरी पृथ्वी, ठीक है, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम इसका अर्थ है राष्ट्रीयता, संवेगात्मक एकता, लोकतंत्र या अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। डी ऑप्शन राइट है कि पूरा जो है संसार हमारा परिवार है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव। ठीक है, कोई आपका देश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ठीक है, जातीयता बाधक है, भाषा बाधिता बाधक है, लेकिन जो राष्ट्रीयता है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका केंद्र शासित विश्वविद्यालय है। ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये यूजीसी द्वारा किया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986 के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना है 10+2+3। ए ऑप्शन इसमें हमारा सिंपली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में क्या होता है? ठीक है, तो आत्मविश्वास की अधिकता होती है, रोग की अधिकता होती है, तनाव की अधिकता होती है। तो ये तो सिंपली नहीं होंगे। ठीक है, कि तनाव की अधिकता होगी। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कोई बालक स्वस्थ है तो उसमें क्या होगा? आत्मविश्वास की अधिकता होगी। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पूरा नाम है। एनसीईआरटी की हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और ये आपकी ऐसी संस्था है एनसीईआरटी जो कि आपको फर्स्ट पेपर में भी मिलेगी, सेकंड पेपर में भी मिलेगी क्योंकि पाठ्यक्रम बनाती है, थर्ड पेपर में भी मिलेगी क्योंकि एक तरह से नेतृत्व का भी काम करती है। ठीक है, फोर्थ पेपर में भी मिल सकती है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है। ठीक है, आवासीय कक्षा, सामान्य पाठन कक्षा, परीक्षा कक्षा या उपरोक्त सभी। तो सामान्य पाठन कक्षा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो भी हम सामान्य कक्षाएं देखते हैं जिसमें टीचर हमारे सामने होता है, तो ये सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण नहीं है। लेकिन जो आवासीय कक्षाएं हैं, वर्चुअल क्लासेस हैं, जिसमें कि हम बैठे तो अपने रूम में हैं लेकिन हमको लग रहा है कि हम एक क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्लास में बैठे हैं, तो वो आभासी कक्षा है जिसका हम आभास करते हैं, जो कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। सूक्ष्म शिक्षण एक विधि है। ठीक है, पृष्ठ पोषण की प्रविधि है, पृष्ठ पोषण की विधि है, प्रशिक्षण का अनुभव है या सीखने का अनुभव है। तो जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है वो फीडबैक लेने की एक प्रविधि होती है। ठीक है, टेक्निक होती है। प्रविधि क्या होती है? जो विधि की सहायक क्रिया को हम प्रविधि कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में सिंपली हमको फीडबैक दिया जाता है कि आपने कैसा कार्य किया। ठीक है, तो पृष्ठ पोषण की एक प्रविधि है। ए ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए या कौशल विकास के लिए। तो देखो, शारीरिक विकास हमारा नहीं होता है सूक्ष्म शिक्षण में। जो सबसे बेस्ट है कौशल का विकास होता है, हमारी स्किल्स को बढ़ाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग है, यानी कि कम समय के लिए इसका प्रयोग होता है। कम समय में आपको शॉर्ट में लेसन प्लान पढ़ाना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, कम समय के लिए। नेक्स्ट है प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है शिक्षण सामग्री पर, आकर्षक कक्षा पर, आकर्षक श्यामपट पर या उपरोक्त सभी। तो आपकी माइक्रो टीचिंग प्रभावशाली, जो आपका शिक्षण प्रभावी कब होगा? जब आपका आकर्षक श्यामपट हो। इनफैक्ट श्यामपट लेख भी आपका आकर्षक होना चाहिए, कक्षा आकर्षक होनी चाहिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करें। ठीक है, शिक्षण सामग्री आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक को अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाता है। ये किसका कथन है? ये जो है फ्रोबेल ने कहा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में। ठीक है, जो भी आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सिंपली डी ऑप्शन राइट होगा कि ये सभी जो है मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकारों में आते हैं। इसके बाद है शब्द एडुकेटम शब्द है। ठीक है, वही बात आ गई, पुराना वाला क्वेश्चन आ गया कि जो आपका एजुकेशन है वो किस भाषा के जो शब्द से बना है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें लैटिन भाषा था। अब इसमें हमसे पूछ लिया गया है कि एडुकेटम संबंधित है। ठीक है, तो एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है, सिंपली लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है टेलीविजन, चार्ट, पीबीबी। ठीक है, पेपर, श्यामपट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अति प्रभावशाली शिक्षण होता है टेलीविजन के द्वारा। ठीक है, चित्रों के माध्यम से उसमें हम देखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है श्याम पट शिक्षक की सहायता करता है, एक गूंगा मित्र जैसा, एक बहरा मित्र जैसा, एक अंधा मित्र जैसा या एक विद्यालय मित्र जैसा। तो इसमें जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है श्याम पट एक शिक्षक के विद्यालय मित्र जैसी सहायता करता है, डी ऑप्शन राइट है। लेकिन जो आपका आंसर की में है वो ए दिया गया था, लेकिन वो गलत है। ठीक है, इसमें हमारा सिंपली डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दूरदर्शन एक प्रकार की है, क्या है? औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा तो विद्यालयों में सिंपली दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो हम कहीं भी प्राप्त कर लें, हर एक परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो हमारा आता है अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन जो निरौपचारिक शिक्षा होती है जिसमें हमें पढ़ना भी होता है, ठीक है, तो दूरदर्शन जो आपकी एक्चुअली दूरदर्शन है क्या? दूरस्थ शिक्षा का ही एक प्रकार है। तो दूरदर्शन एक आपकी निरौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है साइट का पूरा नाम क्या है? ठीक है, साइट की हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो साइट की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन प्रयोग, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखा होता जो है हिंदी में है तो प्रयोग हो जाएगा सिंपली। ठीक है, साइट की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है मुख्य सार्वभौमिक मूल्य हैं। ठीक है, सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा, ये सभी सार्वभौमिक मूल्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। नेक्स्ट है हर्बर्ट आयाम में कितने पद हैं? तो हर्बर्ट आयाम में 5 पद बताए गए हैं, डी ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, किसने कहा विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या और कैसे पढ़ाएं कि शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है? ये 4 डगलस का कथन है, ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, ये किसका कथन है? ठीक है, तो ये फेस्टोलॉजी का कथन है, ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये गैरेट का कथन है। ठीक है, सिंपली कथन से क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, ये आपको याद ही रखने हैं। नेक्स्ट है 79, शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध स्थापित है, व्यवहार परिवर्तनों पर, अधिगम परिस्थितियों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपली डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। शिक्षण और अधिगम यानी कि शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की प्रक्रिया, और अधिगम के मध्य संबंध आधारित किस किस पर है? व्यवहार परिवर्तन पर भी है, अधिगम परिस्थितियों पर भी, शिक्षण उद्देश्यों पर भी, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, सतत, सामान्य, अति सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो आपका मापन और मूल्यांकन से ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। जो आपका मापन होता है वो केवल आपका पाठ्य वस्तु से संबंधित होता है जिसमें अंक दिए जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन में अंक नहीं दिए जाते हैं। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मापन का क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा बहुत जो है शॉर्ट होता है, बहुत संक्षिप्त होता है। तो हमसे पूछा गया है मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद सामूहिक शिक्षा का केंद्र है विद्यालय, घर, ए और बी दोनों। तो सिंपली सामूहिक शिक्षा का केंद्र विद्यालय है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद है मूल्यांकन है गुणात्मक, मात्रात्मक, ए और बी दोनों। तो जो आपका मापन होता है वो आपका मात्रात्मक होता है केवल, लेकिन मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं जो है मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, हमारा सिंपली सी ऑप्शन राइट है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है, ये किसका कथन है? तो ये कार्ल बैक का कथन है, ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या उपरोक्त सभी। तो परीक्षण को हम उत्तम कब कहेंगे? जब उसमें वैधता होनी चाहिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होना चाहिए। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। मूल्यांकन के उपकरण हैं, ठीक है, अवलोकन प्रविधि, जांच सूची, साक्षात्कार या उपरोक्त सभी, इन सभी के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन के उपकरण ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका कथन है, ये किसका विचार है? तो ये प्रकृतिवाद के जनक रूसो का कथन, जो एक्चुअली जो है इसमें रास है, ठीक है, ये रास महोदय का कथन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उपचारात्मक शिक्षण आता है, निदानात्मक शिक्षण के बाद, निदानात्मक शिक्षण के पहले, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है मापन का क्षेत्र कैसा है, सीमित है, विस्तृत है, या ए और बी दोनों? तो देखो मापन का क्षेत्र सीमित तो है, लेकिन किसके कंपेयर में, मूल्यांकन के क्षेत्र में। वैसे तो मापन का क्षेत्र भी विस्तृत है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मापन है क्या? तो मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सिंपली इसमें राइट है। नेक्स्ट है ICEM सिस्टम का तात्पर्य क्या है, ठीक है, RCEM सिस्टम का क्या तात्पर्य है? तो RCEM सिस्टम है, ये आपकी एक तरह से पद्धति है, प्रश्न पूछने की पद्धति है, जो कि आपकी RCEM कॉलेज में डेवलप की गई थी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल मैसूर में डेवलप की गई थी। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंपली इसका फुल फॉर्म है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। इसमें डेवलप की गई एक पद्धति है, ठीक है, एक सिस्टम है प्रश्न पूछने का, इसीलिए इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, कि इनमें से कोई नहीं, RCEM सिस्टम से कोई मतलब नहीं है इन ऑप्शंस का, ठीक है। सही आंसर होगा जो हमें दिया जाता कि एक प्रश्न पूछने की पद्धति जो कि आपकी RCEM कॉलेज मैसूर में डेवलप की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, ये किसने कहा है? तो ये जो है ब्राउले का कथन है, ठीक है, आपका एक इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन राइट है, इन्होंने सांख्यिकी के संबंध में कहा था। नेक्स्ट है सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये बोडिंगटन कथन, ठीक है, बोडिंगटन का कथन है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्न आंकड़ों का मध्यमान है, ठीक है, हमसे मीन पूछा गया है इन सभी का, 15, 17, 18, 23 और 22, इन सभी का हमें मीन निकालना है। तो मीन माध्य होता क्या है? सिंपली आंकड़ों को जोड़ो और जितने भी आंकड़े हैं उनका बटा, ठीक है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा योग आएगा 95, और टोटल कितने जो है आंकड़े हैं? 5 हैं। तो 95 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारा सिंपली 19 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 94, सांख्यिकी का उपयोग होता है निर्देशन की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में, समूहों की तुलना में, या इन सभी में? तो सांख्यिकी का प्रयोग इन सभी में किया जाता है, डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद 95, निम्न संख्याओं का मध्यांक क्या है? ठीक है, मध्यांक यानी कि हमसे मीडियन पूछा गया है, माध्यिका हमसे पूछी गई है, इन सभी की बतानी है हमें। तो मध्यांक या माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सिंपली जब हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9। अब हमें बताना है मध्यांक। मध्यांक को सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या है सिंपली इसमें हमारी 7, जो कि विषम है, और विषम पदों की माध्यिका निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, n+1/2 में पद का मान निकाल लेते हैं, सिंपली बीच वाला पद आपका आ जाएगा। ठीक है, n बराबर है 7, 7 + 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4। ठीक है, मतलब 4वें पद का मान हमें निकालना है। तो 4वें पद पर हम जाएंगे तो वो हमारी आ जाएगी 5। ठीक है, इसीलिए इनका माध्यांक या माध्यिका मीडियन जो है 5 है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसमें सिंपली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सिंपली 3 प्रकार बताए गए हैं, मीन, मीडियन, मोड, इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप क्या है? ठीक है, मध्यांक जो है, मध्यमान, बहुलांक, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा विश्वास करने योग्य होता है मीन यानी कि मध्यमान, और ये निकालना सबसे कठिन भी होता है। ठीक है, विश्वास करने तो योग्य होता है, लेकिन जो मध्यमान निकालना सबसे कठिन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप है। तो सबसे कम विश्वास करने योग्य होता है बहुलक या बहुलांक, लेकिन बहुलांक की गणना करना सबसे आसान होता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमें सिंपली ई पूछा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई का मतलब क्या है? एजुकेशनल, और ई का मतलब ई हमसे पूछा गया है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति होते हैं। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल जो है राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पेपर सॉल्व होता है और सभी पेपर एक्चुअली सॉल्व होते हैं। अगर आप ये जो है पेपर की हाईलाइटेड पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।